मेरा शौहर घर पर एक जवान मुलाजिम ले आया जो देखने में बेहद खूबसूरत था। मैं जैसे ही इसे देखती तो देखते ही मेरा नीचे से पानी निकल जाता। इसकी जवानी देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पहली ही नज़र में मेरा इस पर दिल आ गया था। वो जब भी नहाने के लिए जाता तो मैं इसे छुप छुप कर देखा करती थी। इसे देखकर मेरा दिल बेकाबू हो जाता। मेरे दिल में हलचल होने लगती। दिल करता इसे सीने से लगाकर सारी हदें पार कर दूं। आखिर मैं क्या करती? वो था ही इतनी खूबसूरती का मालिक कि मेरी नज़र इससे हटती नहीं थी। ऊपर से कम उम्र भी था। एक रात मेरा शौहर घर पर नहीं था। मैं मौका देखकर मुलाजिम के कमरे में चली गई। जैसे ही मुलाजिम के बस्तर में सोने लगी तो मुलाजिम ने मेरी ऐसी हालत की कि मेरा सारा पानी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यार, आज की कहानी बहुत ही अच्छी है, लास्ट तक ज़रूर सुनिए, बहुत मज़ा आने वाला है। वो नौजवान बहुत ही खूबसूरत था जिसे मेरा शौहर जुवाल करनैन कुछ देर पहले ही घर लेकर आया था। जैसे ही मेरे शौहर ने दरवाजे की बेल बजाई, मैंने दरवाज़ा खोला तो अपने शौहर के साथ इस नौजवान को देखकर मैं अपनी आंखें झपकना ही भूल गई थी। वो नौजवान हुस्न का शहजादा था, हुस्न से भरपूर, मजबूत जिस्म और बड़ी पुरकशिश शख्सियत का मालिक। मैं तो यहाँ तक भूल गई थी कि इसके साथ मेरा बदसूरत शौहर भी खड़ा है। मेरे शौहर ने मुझे बाजू से हिलाया तो मैं चौंक गई। कहने लगा, क्या हुआ सफ़िया, पीछे हटो, काशिफ को अंदर आने दो। वो नौजवान सिर्फ 16 साल का था। मैं फौरन से पीछे हट गई। मैं हैरान थी कि मेरा शौहर इसे क्यों अपने साथ लेकर आया था। मुझे बगैर दुपट्टे के देखकर बड़ी तेज नज़रों से मेरे शौहर ने मुझे देखा था। मैं घर पर अकेली रहती थी और मेरे घर पर मेरे शौहर के अलावा कोई नहीं था, इसलिए मैं दुपट्टा नहीं ओढ़ती थी। लेकिन जब उसकी नज़रों ने मुझे एहसास दिलाया कि आज उसके साथ एक नौजवान लड़का भी है, तो मैंने फौरन से कुर्सी पर रखा हुआ दुपट्टा खुद पर डाला था। वो जब से आया था, नज़रें झुकाए हुए खड़ा था। मैंने अपने शौहर से पूछा कि ये कौन है? वो कहने लगा, ये एक बेसहारा नौजवान है, लेकिन है बड़ा शरीफ, इसलिए मैंने इसे घर में नौकरी के लिए रखा है। ये घर के छोटे मोटे काम तुम्हारे साथ करवा दिया करेगा। हालांकि ये बात सुनकर मुझे बुरा लगना चाहिए था कि एक नौजवान लड़के को मेरा शौहर घर ले आया था, वो भी घर के काम काज करवाने के लिए, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा। अंदर ही अंदर ना जाने क्यों मैं अपने शौहर के इस फैसले से बड़ी खुश थी। मैंने कहा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मुझे घर के काम करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी और फिर जब बाजार से सामान लाना होता था तो मैं तो थक जाती थी। वो कहने लगे, इसीलिए ही तो रखा है ताकि तुम्हें बाजार ना जाना पड़े। तुम बाहर के सारे काम इससे करवा सकती हो और घर के छोटे मोटे काम भी। हमारा घर इतना बड़ा तो नहीं था कि मुलाजिमों के लिए कोई क्वार्टर होता, इसलिए मेरे शौहर ने घर का स्टोर रूम इस लड़के के लिए खाली करवा दिया। मेरे शौहर ने वहीं पर एक चारपाई रखी और एक पंखा भी लगा दिया। फिर एक प्लेट में खाना डाला और वो भी इस स्टोर रूम में दे दिया। मेरा शौहर मुझसे कहने लगा कि जब कोई काम ना हो तो इसे घर में घूमने फिरने मत देना, इसे कहना कि स्टोर रूम में ही रहा करे। मैंने कहा, ठीक है। ना जाने क्यों मेरे अंदर एक अजीब सी कैफियत ने जन्म लिया। मुझे पूरी रात सुकून से नींद नहीं आई थी। आंखें बंद करती तो इस नौजवान का चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगता। ना जाने क्यों, लेकिन मेरा दिल ये चाह रहा था कि जल्दी से सुबह हो जाए और मेरा शौहर अपने काम पर चला जाए। मैं इस मुलाजिम को जी भर के देखूं, जिसकी एक झलक ने इतना मुझे नूर तो दीवाना मैंने करके रख आज दिया तक था। किसी किसी लड़के के चेहरे पर नहीं देखा था जितना इस नौजवान के चेहरे पर था। बस मुझे हैरत ये थी कि कैसा अजीब शख्स था, मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठ गई थी। मैं किचन में नाश्ता बना रही थी कि जब मेरे शौहर ने उस स्टोर रूम के दरवाजे पर दस्तक दी। वो नौजवान बाहर आ गया। मेरे शौहर ने कहा कि घर का सामान ले आओ और अपने मालिक के साथ ज़रूरी काम करवा लो, फिर मैं तुम्हें दुकान पर लेकर जाऊंगा। ये सुनना था कि मैं तो आग बबूला हो गई। मेरा शौहर इसे दुकान पर क्यों ले जाना चाहता था? मैंने बर्तन रखा और गैस बंद करके बाहर आ गई। मैंने कहा कि आप इसे कहाँ ले जा रहे हैं? ये तो आपने घर के काम काज के लिए रखा है ना? मेरी बात सुनकर मेरा शौहर पहले तो मुझे घूर कर देखने लगा, फिर कहने लगा कि पूरा दिन यहाँ पर ये क्या करेगा? अभी 1 घंटा है, तुमने जो काम करवाना है वो तुम करवा लो। मैं इसे अपने साथ दुकान पर ले जाऊंगा और फिर रात को ये मेरे साथ आया करेगा और रात को भी तुम्हारे साथ जो काम होगा वो करवा दिया करेगा। ये सुनकर मैं उदास हो गई थी। मेरे तो सारे अरमानों पर पानी फिर गया था। मैंने नाश्ता बेदिली से बनाया। वो नौजवान किचन में आ गया, कहने लगा, बहन, कोई काम हो तो बता दीजिए। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा, वो अभी भी नज़र झुकाए हुए बात कर रहा था।
इसके बहन कहने पर तो मेरे तन बदन में आग लग गई थी। ठीक है कि मैं इससे कुछ साल बड़ी थी, लेकिन बहन तो बिल्कुल नहीं कहने दूंगी। मैंने कहा, देखो काशिफ, मेरा नाम सफ़िया है, मुझे सफ़िया कहा करो। मैं इतनी बड़ी नहीं हूं कि तुम मुझे बहन बोलो। मैंने बड़े गुस्से में इसे ये कहा था। फिर मैंने गुस्से से बर्तन किचन में रखे और इससे कहा कि बर्तन धोकर और किचन साफ करके फिर दुकान पर जाना। ये कहकर मैं बाहर आ गई। मेरा शौहर तैयार हो रहा था। तैयार होकर जब तक वो नाश्ता करके फारिग हुआ तो वो नौजवान भी किचन की सफाई कर चुका था और बाजार का सामान भी ले आया था। कुछ ही देर में मेरा शौहर इसे अपने साथ दुकान पर ले गया। ना जाने क्यों आज का दिन बड़ी मुश्किल से मैंने काटा था। आज लग रहा था कि जैसे वक्त ठहर सा गया हो। मैं बार बार घड़ी की सुइयां देखती रहती। हालांकि रोजाना मेरा वक्त यूं ही गुजर जाता था, लेकिन घर के कामों में मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी। दिन बहुत जल्दी गुजरा हुआ महसूस होता था, लेकिन आज तो ऐसे था जैसे वक्त गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा हो। मैं अपनी बेचैनी से बहुत ज्यादा परेशान थी। बार बार इस नौजवान का ही ख्याल आ रहा था। जैसे ही रात को शौहर के आने का वक्त हुआ, मैं जल्दी से कमरे में गई। मैंने एक अच्छा सा लिबास पहना, फिर मेकअप किया और अपने बाल भी खुले छोड़ दिए। हालांकि मेरी शादी को 9 साल हो चुके थे और मैं अपने शौहर के लिए कभी यूं तैयार नहीं हुई थी। शादी के शुरू के दिनों में ही 1 महीने तक मैंने खुद को सजाया संवारा था, लेकिन इसके बाद मैं घर के कामों में उलझकर रह गई थी। ना जाने क्यों आज मेरा दिल चाहा कि अपने आप को सजाऊं संवारूं। मेरी उम्र 28 साल के लगभग थी, लेकिन मैं बहुत खूबसूरत थी। देखने वाले मुझे शादीशुदा भी नहीं समझते थे। जब मैं अपने शौहर के साथ कहीं जाती तो सभी मुझे हैरत भरी नज़रों से देखते थे, क्योंकि मेरा शौहर देखने में ज़रा भी खूबसूरत नहीं था। देखने में काला कलूटा था और नील नक्श भी कुछ खास नहीं थे, और मैं एक खूबसूरत औरत थी। इसलिए अपने मुलाजिम के हुस्न को देखकर मेरी दब्बी ख्वाहिश मेरे अंदर आग की तरह भड़क उठी थी। जैसे ही रात को मेरा शौहर घर पर दाखिल हुआ, मुझे देखकर वो हैरान हुआ था, लेकिन मेरी नज़रें तो इस नौजवान पर ही टुकी हुई थीं। पूरा दिन मैंने ना जाने कैसे काटा था, लेकिन वो बड़ा अजीब शख्स था। एक नज़र भरकर भी इसने मुझे नहीं देखा, और ये बात मुझे अंदर से और भी ज़्यादा परेशान कर रही थी। बल्कि मेरा शौहर मुझे देखकर बड़ा खुश हुआ था। खाना खाने के बाद कहने लगा कि वाह सफ़िया, आज तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाता हूँ। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन मैं इसके लिए सजी ही कब थी, जिसके लिए मैंने ये सब तैयारी की थी। इसने तो एक आंख भरकर भी नहीं देखा था। मैं चाहती थी वो मुझे देखे और देखकर अपने होश खो दे, क्योंकि मैं भी इससे कम नहीं थी। लेकिन वो तो सीधा स्टोर रूम में चला गया। मैंने अपने शौहर से कहा कि मेरे सर में दर्द है, मुझे कहीं नहीं जाना। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। बड़े ही बेदिली से मैंने चूड़ियां उतार कर सामने ड्रेसिंग टेबल पर रख दें। अपनी ज्वेलरी उतारी, बालों का जोड़ा बनाकर बालों को कीचड़ लगा दिया और कपड़े भी बदल लिए। गुस्से में आकर मैंने अपना मुंह भी धो लिया और सारा मेकअप साफ कर दिया। किस तरह से इस नौजवान को अपनी तरफ खींचूं? मेरे दिमाग में बस एक ही तरकीब आई थी। अपने शौहर के उठने से पहले मैं छत पर चली गई, धले हुए कपड़े उतारे और कपड़े उतारते हुए मैंने जानबूझकर अपना पांव मोड़ लिया और मैं अपना तवाजुन ना बना पाई और धड़ाम से सीढ़ियों से गिर गई। मेरे पांव पर अच्छी खासी मूंछ आ गई थी और घटना भी सूझ गया था। मैं रोने लगी, चलाने लगी। मेरा शौहर और वो नौजवान लड़का दोनों ही अपने कमरों से निकलकर बाहर आ गए थे। मुझे मेरे शौहर ने जब छत की सीढ़ियों के नीचे देखा तो कहने लगे, क्या हुआ सफ़िया? मैंने कहा कि मेरा पाँव टूट गया है। जब वो मुझे खड़ा करने लगे तो मेरी चीखें निकलने लगे। मैं सचमुच में अपने पाँव की हड्डी तोड़ चुकी थी। मेरा शौहर मुझे सहारा देते हुए गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पाँव की हड्डी टूट चुकी है। मेरे प्लास्टर बांध दिया गया था और मैं बेड पर आकर लेट गई थी। मेरा शौहर बहुत परेशान था। कहने लगा कि अब मैं काम पर कैसे जाऊं? ऐसा करता हूं कि इस लड़के को भेज देता हूं। फिर कहने लगा कि इसे तो अभी दुकान पर गए हुए कितने दिन हुए हैं, इसे तो दुकानदारी का पता भी नहीं है। मैंने कहा कि आप अपनी दुकान पर जाओ, इस लड़के को यहाँ छोड़ जाओ। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं इसे कह दूंगी। मेरा शौहर भी मेरी बात मान गया। वो काम पर चला गया। अब मैं बहुत खुश थी, हालांकि मेरे पाँव से दर्द की लहर उठ रही थी। मेरा घटना पूरा सोच गया था। मैं तो हिलने से भी कासिर थी, लेकिन मेरा दिल बड़ा ही बेफिक्र था। शौहर के जाते ही मैं इस नौजवान को पुकारने लगी और साथ ही अपना दुपट्टा उतार कर सामने सूफे पर फेंक दिया। जैसे ही वो मेरे कमरे में दाखिल हुआ, नज़रें झुकाए कहने लगा, जी कहिए। मैं चाहती थी कि वो मेरे हुस्न को देखे और वो भी मेरी तरह मेरा आशिक बन जाए। मैंने इसे कहा, वो मेरे पास आ गया, कहने इधर लगा, आओ। क्या चाहिए आपको? वैसे मैंने खाना बना दिया है। वो क्या है ना, मुझे खाना पकाना आता है।
और किचन के साथ साथ मैंने घर की सफाई भी कर दी है। मैंने इससे कहा कि उधर बैठो। ये सुनकर इसकी नज़रें मुझ पर पड़ी थीं, लेकिन इसने फौरन ही अपनी नज़र फेर ली और 3-4 कदम पीछे हट गया। कहने लगा, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता दें। ये सुनकर मुझे इस पर बहुत गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द है और मुझे कमरे में घबराहट हो रही है। मुझे बाहर सहन में बैठना है। मुझे सहारा देकर बाहर बैठा दो। मैं चाहती थी कि वो मेरे करीब आए। ये सुनकर वो हैरत का शिकार हुआ था। वो कहने लगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। रात को साहब जी आएंगे तो वो आपको बाहर बैठा देंगे। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। मुझे इस पर जी भर के गुस्सा आने लगा था। वो समझता क्या था खुद को? जितना मैं इसके पास जाने के बहाने ढूंढती थी, वो मुझसे इतना कुतराता हुआ दिखता। लेकिन एक बार मुझे मौका मिल ही गया। जैसे ही मेरा शौहर काम के लिए घर से बाहर निकला, मैं जानबूझकर चलाने लगी जैसे कि मैं गर गई हूँ। मैं बेड का सहारा लेकर जमीन पर बैठ गई और बैसाखी भी एक तरफ फेंक दी, जैसे लगा हो कि मैं बेड से नीचे गिर गई हूँ। काशिफ जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मैं चलाने लगी, रोने धोने का ड्रामा करने लगी। वो मेरे पास आ गया। मजबूरन इसे मुझे सहारा देना पड़ा। जैसे ही इसने मेरे बाजू अपने कुंधे पर रखे और मेरी कमर पर हाथ रखकर मुझे उठाने की कोशिश करने लगा, मैंने फौरन से अपना सारा वजन इसी के ऊपर छोड़ दिया और ऐसा नाटक किया जैसे मैं गिरने वाली हूँ। मैंने इसे अच्छी तरह से अपनी बाहों में जकड़ लिया था। वो थोड़ा घबरा सा गया था। इसकी इस हरकत पर मेरा दिल खूब जलने लगा, लेकिन मैं बहुत खुश थी। मैं तो यही चाहती थी। इसने मुझे बीड पर बैठा दिया। फिर तो मैंने ये तरीका पकड़ लिया था। मैं बार बार इसे पुकारती। वो बेचारा मजबूरन मुझे सहारा देता। मैं चाहती थी कि मेरा करीब इसे बेचैन कर दे, और फिर एक मर्द के कोई औरत इतने करीब हो जाए तो कुछ ना कुछ इसके भी दिल में हलचल शुरू होगी। मेरा शौहर मेरा ख्याल रखने के लिए इसे सुबह से शाम तक मेरे ही पास छोड़कर जाता था, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा था। काशिफ अपने काम से फारिग होकर जैसे ही नहाने के लिए बाथरूम में जाता, तो मैं इसे छुप छुप कर देखा करती थी। कभी वो अपने रूम में कपड़े बदलता, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता कदमों से इसके रूम के बाहर खड़ी होकर इसे देखती रहती थी। इसे देखकर मेरा दिल बेकाबू होने लगता था। जी चाहता था कि इसे अपने सीने से लगाकर सारी हदें पार कर दूं। असल में जब इंसान को जो चीज़ ना मिले जिसकी इसे ख्वाहिश होती है, तो वो चीज़ इसे परेशान करने लगती है। मेरा भी यही मसला था। मेरी शादी को 9 साल गुजर चुके थे, लेकिन औलाद नहीं हुई थी। मेरे शौहर ने आज तक मुझे इस बात का तौना नहीं दिया था। मैं एक खूबसूरत लड़की थी, इसलिए जब भी किसी महफिल में जाती थी तो नौजवान खूबसूरत लड़कों को देखकर मेरी नज़रें इन्हीं के आसपास घूमती रहती थीं। मैं खूबसूरत और नौजवान लड़कों को देखकर मुझे अपने साथ बैठा हुआ अपना शौहर बहुत बुरा लगता था। कभी लगता कि मैंने जज्बात में आकर गलत फैसला कर लिया है। मैंने सिर्फ पैसा देखा क्योंकि मेरे माँ बाप के घर में पैसे की बहुत कमी थी। इस वक्त मुझे यही लगा कि जब मेरे पास पैसा होगा तो मुझे ज़िंदगी के तमाम सिख मिलेंगे, तो ये कसक भी दिल से चली जाएगी। अब मेरा इंसान शौहर को हर चीज़ खूबसूरत तो नहीं नहीं था। मिलती। मुझे लगा था कि वक्त के साथ साथ मेरे दिल की ये ख्वाहिश ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे कभी भी मेरा शौहर अच्छा नहीं लगा। हाँ, ये था कि मैं एक अच्छे बड़े घर में रहती थी। मेरे कमरे में ऐसी लगा हुआ था। खाने पीने के लिए हर चीज़ थी। पैसा खर्च करते हुए मुझे सोचना नहीं पड़ता था। लेकिन मुझे अपने शौहर की संगत से घबराहट होती थी। मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जितना वक्त मेरा इसके साथ गुजरा, मैं एक दिमागी तकलीफ से गुजरती थी। अब ना तो मुझे इसका घर अच्छा लगता था और ना ही इसका ऐश व आराम। कभी कभी मुझे ये लगता कि शायद मैंने गलती की। अगर मेरा शौहर मेरी मनपसंद का होता तो शायद मैं उसके साथ एक कमरे में भी हंसी खुशी गुजार लेती, इसके साथ जी भर के बातें करती। मेरी ख्वाहिश मेरे अंदर ख्वाहिश बन चुकी थी। काशिफ को देखकर मुझे लगा कि बस मेरी तलाश अब खत्म हो गई है। मैं चाहती थी कि वो मेरी तरफ खींचा चला आए, लेकिन वो तो नज़र उठाकर भी नहीं देखता था। मैं इसकी आंखों में अपना अक्स देखना चाहती थी। अब मेरा पाँव काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। प्लास्टर भी उतर चुका था, लेकिन मैं जानबूझकर चीखने लग जाती थी ताकि वो मुझे सहारा दे। मेरा शौहर कहने लगा कि मैं तुम्हें एक स्टैंड ला देता हूँ, उसकी मदद से तुम्हारे लिए चलना फिरना आसान हो जाएगा, और डॉक्टर ने तो कहा है कि तुम अपने पाँव पर वजन रख सकती हो। मैंने गुस्से से अपने शौहर की तरफ देखा। मैंने कहा, डॉक्टर को क्या पता है कि मुझे क्या तकलीफ है? उसका क्या है, वो तो जो चाहे कह देगा। लेकिन ये ड्रामा भी मैं कब तक कर सकती थी? मैं अपने पति से पीछा छुड़वाना चाहती थी। एक बार जब काशिफ किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था तो वो बात करने में बिजी था। मेरा पाँव अब चलने फिरने के काबिल था।
मैं जानबूझकर आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलती हुई किचन के दरवाजे तक चली गई। मैं इसकी बातों को सुनने की कोशिश करने लगी। वो किसी से कह रहा था कि मैं बहुत जल्द माँ को तुम्हारे घर भेज दूंगा। अब तो मेरी नौकरी भी लग गई है, तुम्हारा बाप अब इनकार नहीं कर सकता। मैंने बहुत बड़ी रकम भरी है, मैं शादी करके तुम्हें शहर ले जाऊंगा। ये सुनना था कि मेरे होश उड़ने लगे। मैं तो काशिफ से बेहद मोहब्बत करने लगी थी। इससे जुदा नहीं हो सकती थी। मैं चाहती थी कि वो मुझसे मोहब्बत करे, लेकिन वो तो शायद किसी और लड़की के चुक्र में था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अपने कमरे में गई। मुझे इस वक्त सब कुछ बुरा लग रहा था। मेरा जी चाहा कि वो लड़की मेरे सामने आ जाए तो मैं इसका मुना नूच लूं, इसे जान से मार डालूं। काशिफ मेरे अलावा कैसे किसी लड़की से मोहब्बत कर सकता है? मैंने आईने के सामने अपने आप को देखा। आज भी मेरी जवानी बरकरार थी। ये कैसे मुमकिन है कि मैं काशिफ को अच्छी न लगूं? वो कैसे मेरे अलावा किसी और लड़की को देख सकता है? फिर मेरे दिमाग में आने लगा कि हो सकता है कि वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, शायद मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। बहरहाल जो भी है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। गुस्से से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने काशिफ को आवाज़ दी। वो जल्दी से दौड़ता हुआ मेरे कमरे में आ गया, लेकिन मुझे सही सलामत अपने पाँव पर खड़ा देखकर वो कुछ हैरान सा हुआ था। कहने लगा, मालकन जी, कैसे बुलाया मुझे? मैंने कहा, अंदर आओ। वो अंदर मुझ कुछ बात करनी है। मैंने इसे कहा कि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ। ये सुनकर तो वो हैरान रह गया। पहली बार उसने मेरी तरफ देखा था, लेकिन वो भी नफरत से कहने लगा, शर्म नहीं आती मुझे इस तरह की बातें करते हुए? तुम हो ही इतने खूबसूरत, इसमें मेरा क्या कसूर? फिर मैंने अपनी अलमारी से लाकर उसको बहुत सारे पैसे निकाल कर दिए। ये देखकर भी वो हैरान था। मैंने कहा, मैं तुम्हें नोटों से भर दूंगी अगर तुम मेरी ख्वाहिश को पूरा करोगे तो। मेरी बात अभी यहीं तक पहुंची थी कि इसने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। कहने लगा, इससे आगे एक लफ्ज मत बोलना, वरना मैं मालिक को बता दूंगा कि आपकी कितनी गंदी सोच है। मैं तो हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन की तरह समझता था। आपको शर्म नहीं आती मेरे बारे में ऐसे सोचते हुए? मुझे इसके थप्पड़ से इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितनी कि इसके बहन कहने से हुई थी। मैंने कहा, नहीं हूं मैं तुम्हारी बहन। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारी मोहब्बत में दीवानी हो चुकी हूँ। मुझे हर कीमत पर तुम्हें पाना है, और जिस लड़की से तुम शादी की बात कर रहे थे, मैं तुम्हें वो भी नहीं करने दूंगी। और अगर तुमने कोशिश की कि तुम मेरे शोहर को मेरे बारे में कुछ भी बताओ, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ किया कर सकती हूँ। मैं तो जज्बाती सी हो चुकी थी, दीवानों की तरह चलाकर इससे कह रही थी। ये सुनकर वो फौरन से कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन जो कुछ इसने कहा, मैं तो होश खो बैठी थी। वो मेरे शौहर से कहने लगा कि मैं आपकी नौकरी नहीं कर सकता। मेरे शौहर ने कहा कि क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम भूल रहे हो कि तुमने मेरे साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है? मेरा शौहर कहने लगा, इस दिन तुम रो रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे कि मैं तुम्हें नौकरी दे दूं, और अभी तुम्हें नौकरी करते हुए 2 महीने नहीं गुजरे। वो कहने लगा कि मैं आपको वजह नहीं बता सकता। मेरे शौहर ने इसे कहा कि ठीक है, जो पैसे मैंने तुम्हें एडवांस दिए थे मुझे वो वापस कर दो। पूरे 2 लाख की रकम मैं तुम्हें यूं ही नहीं दे सकता कि तुम 2 महीने में खुद नौकरी छोड़कर चले जाओ। मैंने तुम्हें घर पर इसलिए रखा था क्योंकि तुम एक शरीफ लड़के थे। तुम्हारे होते हुए मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, इसलिए मैंने तुम्हें नौकरी पर रखा है। और वैसे भी मैं कल शहर से बाहर जा रहा हूँ, 2 दिन बाद वापस लौटूंगा, इसलिए 2 दिन तक मैं तुम्हें कोई चुहटी नहीं दे सकता। वापस आकर तुम चले जाना और मेरी रकम मुझे वापस लौटा देना। मेरा शौहर 2 दिन के लिए कहीं जा रहा था। ये सुनकर तो मैं बहुत खुश हो गई थी। इन 2 दिनों में तो मैं काशिफ से अपनी हर ख्वाहिश पूरी करवा सकती थी। काशिफ ये सुनकर बहुत परेशान हुआ था। अगले ही दिन मैंने अपने शौहर का बैग तैयार कर दिया। वो कहने लगा, इसका ज़रा ध्यान रखना कहीं भागने की कोशिश न करे। पूरे 2 लाख एडवांस ले चुका है, इसे सख्त ज़रूरत थी। इसका चचा इसकी कज़न की शादी किसी और से करा देता। 2 लाख रुपए देकर ही इसने अपना रिश्ता वहां पक्का किया है। मुझे अब समझ आया था कि क्यों यहाँ पर काम कर रहा था। काशिफ भी दुकान पर चला गया। वो रात को लौटा आज़ज़ की चाबी तो मेरे ही पास है। मैंने दुराज से स्टोर रूम की चाबी निकाली और बहुत आहिस्ता से स्टोर रूम खोला। सामने चारपाई पर काशिफ मुन्ना पर चादर लिपीटे हुए सो रहा था। मैंने धीरे से स्टोर का दरवाज़ा बंद कर दिया और उसकी चारपाई पर जाकर लेट गई। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था।
जैसे ही मैंने इसे गले लगाया, अचानक मेरे कानों ने जो आवाज़ सुनी वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। वो तो मेरे शौहर की आवाज़ थी। मैं उठकर बैठ गई। एक टारच की लाइट थी जो मेरे मुंह पर पड़ी थी। उसकी रोशनी से मैं चारपाई पर लेटे इस शख्स को भी देख सकती थी। वो मेरा शौहर ही था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। वो कहने लगा, तुम्हारी हर बात मुझे काशिफ बता चुका था और मैंने झूठ बोला था कि मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी असलियत देखना चाहता था। मैं फौरन से रोने लगी। मेरी सच्चाई मेरे शौहर के सामने आ चुकी थी। इसने मुझे इसी वक्त तलाक दे दी और कहने लगा कि सुबह अपने घर वापस चली जाना, क्योंकि मैं एक बदसूरत औरत के साथ तो जिंदगी गुजार सकता हूँ, लेकिन बेवफा औरत के साथ नहीं। एक मर्द पूरा दिन मेहनत करके अपनी बीवी की तमाम ख्वाहिशात पूरी करता है ताकि उसे अपनी बीवी से मोहब्बत और वफादारी मिले, वरना पैसे देखकर तो कोई भी गलत औरत पल भर में बस्तर पर लेटने को तैयार हो जाती है। मैं अपना सब कुछ गिनवा चुकी थी। काश कि मैंने अपनी नज़रों की हिफाजत की होती, जैसे एक मर्द होते हुए भी मेरे मुलाजिम ने की थी। मुझे न मोहब्बत मिली, न प्यार मिला, न मैं यहाँ की रही और न वहाँ की। दोस्तों, जो लोग दो किश्तियों पर सवार होते हैं, उनका डूबना तय होता है। वो किनारे तक कभी नहीं पहुंच पाते। आप सबसे गुजारिश है कि हमेशा अपने जीवन साथी के साथ वफादार रहें। अल्लाह पाक हम सब की मोहब्बतों को सलामत और शैतान के शर से महफूज रखे। तमाम दोस्त कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा। शुक्रिया।